Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me, your social science teacher. So today in this video we would like to start our chapter 7. Then afterwards we will do the chapter 6. Okay students, so don't worry that I am not skipping chapter 6. So right now let's begin chapter 7. Environmental changes. The air that envelops the earth from all sides is known as atmosphere. The atmosphere is getting polluted due to human activities. The environment gets polluted due to industries, factories, power stations and vehicles. The change that occur in temperature, direction of wind, moisture, etc. due to global warming are known as environmental changes. So students, environmental changes जो हमारा एयर है अर्थ के इन्वलॉप्स में हर साइड में हमारा जो एयर है पूरा का पूरा राउंड अर्थ में उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है क्योंकि हमारे वजह से। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट हुआ है इंडस्ट्रीज़ के वजह से, फैक्ट्रीज़ के वजह से, व्हीकल्स, पावर स्टेशंस के वजह से स्टूडेंट्स। सो इसके वजह से टेम्परेचर और डायरेक्शन ऑफ विंड और मॉइस्चर में ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस स्टूडेंट्स। ओके, सी नाउ व्हाट इज़ वेदर? The condition of temperature, rain and moisture in any region at a particular point of time is known as weather. सो कोई भी कंडीशन, टेम्परेचर, रेन, मॉइस्चर, इसके कोई भी रीज़न में एक पर्टिकुलर टाइम में चेंजेस आ जाता है उसको वेदर बोलते हैं। दीज ऑल हैव वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस व्हेन यू वर इन द प्रीवियस क्लास, मैंने इन द लास्ट क्लास व्हेन यू वर इन 7th स्टूडेंट्स और 6 और 5, मतलब ये चीज़ें हम लोग पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। सो वी विल गेट दिस ईजीली। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ क्लाइमेट. The average condition of rain, temperature and moisture for more than 35 years in any is known as climate. मतलब ऐसा कोई कंडीशन, एवरेज कंडीशन जिसमें रेन, टेम्परेचर और मॉइस्चर मोर देन मतलब 35 ईयर्स से पहले से फॉर ओवर मोर देन 35 ईयर्स इन एनी, मतलब 35 ईयर्स के बाद तक में कोई चेंजेस नहीं आया हो या कोई चेंजेस आया हो उसे क्लाइमेट बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, now we will talk about greenhouse farming. Countries with a cold climate receive less heat from the sun. This hampers the growth of plants and vegetables. Hence, arrangements are made to accumulate adequate heat from the sun. The roof is made of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as the greenhouse farming. So students, greenhouse farming होता है जो कंट्रीज़ में ज़्यादा ठंडी क्लाइमेट है, ठंडा क्लाइमेट है और उन्हें हीट चाहिए होता है सन से, क्यों? प्लांट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, हैम्पर्स के लिए। तो वो उन्होंने एक अरेंजमेंट किया है जिसके थ्रू वो हीट सन के थ्रू वो हाउस में जा सकता है। तो वो जो हाउस का जो रूफ़ होता है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, उसमें वो क्या करते, ग्लास कर देते, ग्लास। तो उसमें क्या होता है, ग्लास के इफ़ेक्ट के थ्रू उसकी जो सन की जो रेज़ होते हैं वो डायरेक्टली वो बिल्डिंग को हीट कर देती है और उसके अंदर जो प्लांट्स और वेजिटेबल्स हैम्पर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। सो इसी को हम लोग ग्रीन हाउस फार्मिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, now we will talk about what is global warming. Global warming refers to an unequal and continual rise in the average temperature of Earth's climate system due to the greenhouse gases. It occurs when certain gases in the atmosphere entrap infrared radiation, means UV rays. This effect makes the planet warmer, which subsequently reaches to global warming. सो क्या है ग्लोबल वार्मिंग? जो अनइक्वल और कंटिन्यूअल राइज होता है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है और वो ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से वो बढ़ा है, तो उसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं।
तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो यूवी रेज़ है उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो सन की रेज़ है, ओजोन लेयर जो है उसमें भी हमें पता है कि छेद हो चुके हैं, तो उसकी वजह से उसका इन्फ्लेक्शन बहुत ज़्यादा गर्माहट पैदा करता है बिकॉज ऑफ द सन टेम्परेचर। सो इसकी वजह से टेम्परेचर आएगा तो ऑब्वियसली हमें गर्मी भी बहुत लगेगी। सो इसकी वजह से इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी राइट, दिस इज़ अ मेन effects of global warming, students. Okay, now we will talk about next news from newspaper. Average increase of 5 degrees Celsius in the temperature in West Europe. Heat experienced. 14 degrees Celsius temperature in Darjeeling reaches to maximum of 28 degrees Celsius. Snowfall in desert. Mumbai received 942 ml rain in one day. Increasing temperature in Australia. Sundarban is submerging. Reduction of 5 km in Kumbhu snow river of Nepal. Ice cap of the size of 3,250 square kilometer melts within 35 days in Antarctica. Sources of river are drying up. So these are the news from newspaper. आप लोग सब न्यूज़पेपर तो पढ़ते हो ना बेटा? यू शुड मस्ट रीड द न्यूज़पेपर। ये सारे जो न्यूज़ लिखे हुए न्यूज़पेपर, ये सारे के सारे रियल है। दिस इज़ नॉट फेक और नथिंग इंटरप्टेड हैव बीन रिटन। दीज हैव बीन कम इन नाउ डेज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड. The greenhouse gases like carbon dioxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon, CFC, and halocarbons play an active role in the greenhouse effect. The increase in the proportion of these gases leads to the problem of global warming and climate change. Increase in the temperature by 0.6 degrees Celsius in the last 100 years. सो स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो हार्मफुल गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे गैसेस की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल इंक्रीज़ हो रही है। मतलब ये जितने हार्मफुल गैसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। यू कैन सी इन दिस वन, एक तरफ ऐसा होगा कि पूरा का पूरा अर्थ क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट गैसेस की वजह से इस तरह से लुकने लग सकता है। स्टूडेंट्स, मीन टेम्परेचर 1995 से 2004 तक का ये मीन टेम्परेचर है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड 64% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 65% है, मीथेन 10% है और हेलोकार्बन 0.5% है। ये हमारे अर्थ में ऑलरेडी इतने सारे गैसेस है। नाउ यू कैन सी व्हाट इज़ ppm, मीन्स पार्ट पर मिलियन। फॉर एग्जांपल 280 ppm इज इक्वल टू 0.28%। ये है ग्लोबल टेम्परेचर्स की राइजिंग पावर। देखो 80-60 में कितना टेम्परेचर लो था और 2000 में देखो कितना टेम्परेचर हाई हो चुका है। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी डेंजरस इफ़ द temperature is rising day by day. Students, it would be very difficult for us to live in the earth. That's why. So you can see in this picture. Now we will talk about methane. The massive increase in methane proportion from 315 ppm in the year 1750 to 1764 ppm in the year 2005 was due to the reasons listed below. Nitrogenous oxide. The proportion of nitrogen oxide has increased from 270 ppm to recent 319 ppm. मतलब 270 से 390 ppm में नाइट्रोजस ऑक्साइड इंक्रीज़ हो चुका है, जैसे मीथेन भी इंक्रीज़ हुआ है। और अभी तो मेरे ख्याल से 2020 में तो बहुत ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC. ड्यू टू द यूज़ ऑफ फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर्स, AC, circuit, aerosol spray, the minute particles having the size ranging from 1 micron to 10 micron is known as aerosol.
etc. There has been an increase in the CFC. Obviously हम लोग एसी के बगैर तो रह नहीं पाते स्टूडेंट्स, राइट। फ्रीज़ के बगैर भी नहीं रह सकते हम लोग, रेफ्रिजरेटर के बगैर। और इसी की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा ही फैलते जा रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल्स 1 माइक्रोन के होते हैं वो इसके वजह से 10 माइक्रोन हो जाते हैं। इसलिए CFC बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है स्टूडेंट्स। Now we will talk about effects of global warming. Changes are observed in the growth and development of the vegetation. Certain species of birds are now disappearing, such as sparrows and vultures. 2000 glaciers of Himalayas has receded, means melted. So ये global warming की effects क्या है? बहुत सारे चेंजेस आए हैं स्टूडेंट्स ग्रोथ में, डेवलपमेंट, वेजिटेशन के। ऐसे तो बहुत सारे स्पीसीज़ है जो बहुत नाउ अब डिसअपेयरिंग, मतलब अब वो स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स के कोई अता पता ही नहीं है, लाइक स्पैरोज़, वल्चर्स। और एक्चुअली 2000 ग्लेशियर्स, हिमालयाज़ के जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग। सी एक सोलर एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक सोलर एनर्जी, दिस वन इज़ विंड एनर्जी, थर्ड वन इज़ बायोमास एंड द फोर्थ वन इज़ tidal energy. These are the non-conventional sources of energy. Now over here, measures to prevent global warming. हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से कम कर सकते हैं स्टूडेंट्स? रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्सेज दैट रिलीज CO2. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कम कर दिया चाहिए। एफोर्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन, मतलब फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को बचाना चाहिए। ग्रोइंग ट्रीज़ हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करो, प्लांट करो, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेंगे। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स, मतलब मैन्योर और पेस्टिसाइड्स को कम से कम यूज़ करना चाहिए। एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे कि ग्रीन मेयर एंड कैटल मेयर, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। ऐड बायोटिक्स इन द फूड फॉर एनिमल्स। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस, हाउस होल्ड अप्लायंसेस को कम यूज़ करना चाहिए, बट एक्चुअली ये बात तो हो ही नहीं सकता। हाउस होल्ड अप्लायंसेस तो ईच एंड एवरी पर्सन यूज़ दैट वन, राइट। प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Check the growth of human population. Design the buildings with sufficient ventilation to save electricity. Increase the use of eco-friendly papers. Grow plants and trees around your house. Make optimum use of natural resources. Use petroleum products judiciously. Use water carefully. Practice rainwater harvesting. Increase the use of CNG and non-conventional source of energy. So students, ये सारे precautions हमें global warming के लेने चाहिए students. Okay? Now we will talk about global policy to protect environment. On realizing that human activities are the root cause of destruction of the environment, the countries of the world gathered at Stockholm, the capital of Sweden, in 1972 to think of ways to protect the environment. Another convention was held at Rio de Janeiro, Brazil. मतलब ये सारे प्रिकॉशंस इन्वायरमेंट को किस तरह से बचा सके, तो एक ग्लोबल पॉलिसी रूट किया गया था। तो इसमें जो कंट्रीज़ थे, सारे कंट्रीज़ गैदर हुए थे स्टॉकहोल्म में, जो स्वीडन में हुआ था 1972 में। उसमें सारे वेज बताए गए थे कि हम लोग इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड और एक कन्वेंशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था स्टूडेंट्स। In the meeting held at Copenhagen, capital city of Denmark, in the year 2009 to discuss global warming, it was observed that the developed nations are not accepting the carbon cut.
the technique to reduce the emission of greenhouse gases, and the developing nations were increasing pressure for the reduction of emission of greenhouse gases. It was decided to give an aid of $100 billion for the development of developing nations. In this meeting, 59 research papers from 45 countries were presented, and through it, the leaders of the world were made to think seriously regarding the changing climate. On an average, a citizen in the world emits 4.5 metric ton carbon dioxide. Indian citizens emits 1.2 metric ton carbon dioxide. Other developing nations release far lesser carbon dioxide gas. Large amount of concessions should be given for development, and more restrictions should be imposed on the countries like the USA. As an average, American emits 20.6 metric ton carbon dioxide. सो स्टूडेंट्स, इसमें ये बोला गया है एक्चुअली कि डेनमार्क कैपिटल ऑफ कोहैम्बेन में एक मीटिंग हुई थी 2009 में, जिसमें डिस्कस किया गया था ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड. तो उसमें कार्बन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कार्बन इज़ वेरी मच नॉट सो गुड फॉर द इन्वायरमेंट. इसमें ये बताया गया है कि जितने भी रिडक्शंस होते ग्रीन हाउस को, उसको आप करो. उसमें से देखें तो इंडिया के 1.2 मेट्रिक ही कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और एवरेज वर्ल्ड के सिटीजन्स में 4.5 मेट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है. तो इसमें मीटिंग हुई थी जिसमें 59 रिसर्च पेपर्स आए थे. उसमें 45 कंट्रीज़ ने प्रेजेंट किया था. तो उनके जो वर्ल्ड के लीडर्स थे, उन्होंने बताया कि ये सबसे मेन रीज़न है कि क्लाइमेट चेंज होता है स्टूडेंट्स. इसमें ये बोला गया है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूएसए से निकाला गया है, और ये है टोटल 20.6 मेट्रिक टन तक, एंड इट इज़ वेरी मच डेंजरस टू आवर अर्थ. सो इफ़ वी वांटेड टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ, सो वी शुड हैव टू use carbon dioxide less. So then only our climate would be secure, students. Okay, so students, our chapter 7 is now completed, climatic changes. So my work is completed. Your work is to do that, read the whole chapter one more time, and I will definitely solve the workbook also. So till there, I will see you in the next video with chapter 6. So till there, bye bye and have a nice day, students. Okay, bye.